संबंधों के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। जकार्ता से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई, तो वहीं दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की वार्ता में कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। इस यात्रा की सबसे बड़ी और गौरवपूर्ण तस्वीर तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से नवाजा गया। ये सम्मान दोनों देशों की साझी विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने साफ कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की नीति पर चलने वाला देश है। इंडोनेशिया की धरती से हलचल अभी थमी नहीं है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी हर लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती और पीएम मोदी के पल पल के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी तो देंगे ही, साथ ही अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ इस महादौरे के रणनीतिक मायनों पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया की मजबूत दोस्ती को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, उसे हमें अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। पीएम ने लोकतंत्र को दोनों देशों का साझा मूल्य बताया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने लोकतंत्र में विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता।
प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। पीएम ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत में स्वतंत्र नौवहन का समर्थक है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत इंडोनेशिया को एकजुट बताया। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ देशों के सरकारों के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया सहयोग के लिए गंगा महाकाम का विजन सामने रखा। मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, आपदा प्रबंधन, दुर्लभ खनिज खनन सहित तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच 2018 में हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाई बताया। इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत। इस्थाना मर्देका, जो कि वहां के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, उसी ओर प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ काफिला, कदम ताल करते सैनिक और मौजूद लोगों का उल्लास। ये सभी दृश्य भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों की गर्मजोशी और ऐतिहासिकता को बयां करने वाले रहे। Hormat senjata! इस्थाना मर्देका में प्रधानमंत्री मोदी को सशस्त्र बलों ने सलामी दी। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पहले द्विपक्षीय मुलाकात और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, जिसमें भारत इंडोनेशिया के बीच 2018 में हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी गई। भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने दोहराया। भविष्य में दोनों देशों के आपसी सहयोग की दिशा कैसी होगी, साझा विकास का विजन क्या होगा, उससे लेकर कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कुल 20 आउटकम दस्तावेज जारी किए, जिनमें से खनन और इस्पात निर्माण व सप्लाई चेन पर एमओयू, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा को लेकर एमओयू, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग, दुर्लभ खनिज क्षेत्र में एमओयू, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, कृषि, चिकित्सा और संस्कृति क्षेत्र में एमओयू, भारत इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू और इसके अलावा प्रम्बानन मंदिर संरक्षण में भी भारतीय सहयोग पर सहमति बनी। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंडोनेशिया के सिंग्रहारसी में आईआईएम बेंगलुरु की एक ब्रांच खोलने पर भी दोनों देश सहमत हुए। वहीं भारत इंडोनेशिया ने साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। पश्चिमी एशिया के संघर्षों सहित वैश्विक संकटों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से करने, फिलिस्तीन का द्विराष्ट्र शांतिपूर्ण स्थायी समाधान करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कही। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। भारत का यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली से भी जुड़ेगा। दोनों ही देश विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास पर जोर दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। वहीं दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया से ही होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग आपसी हितों के साथ वैश्विक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी जरूरी है। जकार्ता से आंचल गुलाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत और इंडोनेशिया ये सिर्फ नक्शे पर 2 देश नहीं हैं, बल्कि 2 ऐसी उभरती हुई महाशक्तियां हैं जिनका इतिहास, संस्कृति और अब उनका भविष्य भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों से लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ समझौते हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों ने हाथ मिलाया है और ये समझौते दोनों देशों के साथ साथ एशिया की पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज समझौते हुए हैं। खनिज और स्टील सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी में सहयोग हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर की बात अगर हम करें तो खनिज काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग समझौते का विस्तार किया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विकास, इसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण यहाँ पर समझौता हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। भारत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर सहयोग, यानी कि जो भारत में ब्रह्मोस का निर्माण होता है उसको लेकर के काफ़ी बड़ा ये समझौता कहा जा सकता है। इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण के लिए
संयुक्त उद्यम लगाने पर वहां पर समझौता हुआ है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर सहयोग करने को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा प्रम्बानन मंदिर परिसर का संरक्षण और जीर्णोद्धार करने को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण वहां पर समझौता हुआ है। दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के विनियमन पर सहयोग करेंगे दोनों देश, और आपदा प्रबंधन में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। आपदा प्रबंधन को लेकर के दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूरसंचार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें और सर्विसेज की बात करें तो इसको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग करने के लिए भी दोनों देश राजी हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच सहयोग हुआ है और IFC IOR में इंडोनेशियाई संपर्क अधिकारी की तैनाती की जाएगी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया को 100 टन DWR 162 गेहूं के बीजों की आपूर्ति की जाएगी और सांस्कृतिक शैक्षिक कूटनीति के तहत टैगोर देवांतारा वर्ष मनाया जाएगा। सिंघासारी SEZ में IIM बेंगलोर की शाखा, उसका वहाँ पर परिसर बनेगा। डिजिटल कॉमर्स के लिए ONDC और ION के बीच सहयोग हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच आपसी सहयोग के लिए भी समझौता हुआ है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सिंघल साहब, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और आज दिन भर के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे उनमें दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, कई सारे वहां पर समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री ने वहां की संसद को भी संबोधित किया है। अभी तक जो कुछ कार्यक्रम हुए हैं, सिंघल साहब क्या कुछ कहेंगे? एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं भारत और इंडोनेशिया के संबंध। चंद्रशेखर, धन्यवाद मेरे को अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हमने पिछले साल 75 साल मनाए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और 1950 में जब हमने पहली बार भारत ने रिपब्लिक डे मनाया था तो प्रेसिडेंट सुहार्तो वाज द फर्स्ट, पहली उनको बुलाया गया था एज चीफ गेस्ट। तो ये दिखाता है कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, पुराने हैं। सिविलाइजेशनल लिंक के बारे में आपने बात की, 2000 साल से ज्यादा पुराने हमारे लिंक है। लेकिन अब जो है, तो जो अब नए जमाने में जो हमारी आपस की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सिविलाइजेशनल से स्ट्रेटेजिक बन गई है। जैसा कि अभी आपने बताया, 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बीच में हुई थी। उसके तहत जो काम हो रहे हैं अब, और जैसा कि आपने बताया, जैसे डिफेंस की मैं बात, डिफेंस की में भारत उनको ब्रह्मो मिसाइल सप्लाई करेगा। सिंघल साहब, आपको रोकना चाहेंगे, हम इस वक्त ये हमें दृश्य वहाँ से आने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री का इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को ये दृश्य दिखा रहे हैं। ये बंगाली पारंपरिक नृत्य है जो वहाँ पर एक तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं और भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, अगर इंडोनेशिया में जो भारतीय प्रवासी हैं उनके इतिहास की हम बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तो हमारा, जैसा कि प्रधानमंत्री बता रहे थे कि हमारा जो रिश्ता है इंडोनेशिया के साथ काफ़ी ऐतिहासिक है। 2000 साल से हमारा वहाँ पे ट्रेड कल्चरल इंटरेक्शन होते रहा है। तो एक तो वहाँ पे जो हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूँ जो कि प्रवासी जो भारतीय हैं, वो भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में है। 50,000 से ज़्यादा संख्या में बताया जाता है कि अलग अलग जगहों में भी हैं। तो उनमें जो भारत का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे जो हमारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ट्रेडिशनली वहाँ पे रहे हैं, सारे साउथ ईस्ट एशियन देश की मैं बात करूँ तो दो तरह की सभ्यताओं का प्रभाव रहा है। एक है कि सिनिक यानी कि चीन का जो प्रभाव है, और दूसरा कि भारत का प्रभाव। और भारत का प्रभाव आज से लगभग 1500-1600 साल पहले से वहाँ पे आप देखने को मिलता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री जो वहाँ पे संसद में भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने उसकी चर्चा की, कहाँ तक किस ढंग से जो वहाँ के डांस हैं या फिर जो बाली यात्रा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा वो पापड़ की भी चर्चा कर रहे थे, यानी कि जो कलनरी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और जो फूड में सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये सारे इन्फ्लुएंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत किस ढंग से ये दोनों जो सभ्यताएं हैं किस ढंग से एक साथ दोनों का उदय हुआ है। इसके बाद दोनों देश उपनिवेशवाद के में भी वो दोनों उपनिवेश हो गए थे, और लगभग प्रधानमंत्री ने उसकी भी चर्चा की किस ढंग से वो वहाँ पे एक ही समय में लगभग 1945 में इंडोनेशिया का, फिर 2 साल बाद भारत का किस ढंग से स्वतंत्रता पाते हैं। और उसके बाद जो एक पोस्ट कलोनियल कल्चर जो है, यानी कि डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे थे, डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो ये सारी जो समानताएं हैं दोनों देशों के बीच में, और ये दोनों देश हैं जो भविष्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लीडिंग कंट्री के रूप में देखे जाते हैं पूरे विश्व में। उसका कारण है जिस ढंग से दोनों देशों में ग्रोथ हो रहा है, जो दोनों देशों का जो डेमोग्राफिक का जो एडवांटेज है, जिस ढंग से दोनों देश अपने आप को मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यम से और मैन्युफैक्चरिंग बेस इत्यादि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इंडोनेशिया, प्रधानमंत्री ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि जब भी इंडो पैसिफिक की बात होती है, आसियान की बात होती है, तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें सेंट्रलिटी ऑफ आसियान, यानी कि आसियान को केंद्र बिंदु के रूप में हम रखते हैं। और उसमें अगर आसियान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि देश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक साझा एक सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में। दोनों की नीतियाँ कई बार एक तरह की रही हैं, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट की बात करूं या अभी की भी जो नीति है कि इंडोनेशिया भी एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी रखने की कोशिश करता है। और उन्होंने जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यह भी बताया कि किस ढंग से वो प्रधानमंत्री का जो उनका मॉडल है उसको कई बार कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने बोला कि उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों में काफ़ी आपसी जो सहयोग है, जो एक तरह से ट्रस्ट है दोनों देशों में, काफ़ी बेहतर ट्रस्ट है। और अभी जो एक प्रधानमंत्री ने जिसकी बात की कि गोल्डन एरा, यानी कि एक तरह से स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। और यह सच है, मैं बता दूं कि यह सच भी है, क्योंकि जिस ढंग से हमारे सहयोग इंडोनेशिया के साथ बढ़ते जा रहा है, लगभग $29 बिलियन का ट्रेड है और फ्यूचर में $50 बिलियन का प्लान है। उसके बाद जो हम मैरीटाइम सिक्योरिटी इत्यादि की जो बात करते हैं, उसके बाद महासागर विजन जो इंडिया का है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का विजन है, एक्सटेंडेड नेबरहुड इत्यादि की जो पॉलिसी है, तो इन सारे परिप्रेक्ष्य से देखें तो इंडोनेशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री भारत के लिए हो जाता है। और एक आर्क ऑफ स्टेबिलिटी, जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ट्रम्प की पॉलिसी और फिर जैसे वेस्ट एशिया इत्यादि में जैसे जी सिंघल साहब, ये हम दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। Please join us in welcoming their excellencies.
Salam hangat dan selamat datang Bapak-bapak. Ladies and gentlemen, kindly remain standing for the national anthems, Indonesia Raya, followed by Jana Gana Mana. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे May I respectfully request their excellencies to kindly take their seats. Ladies and gentlemen, I request you all to kindly be seated as well. May I now invite Mr. Abhishek Yadav, co-founder and chief operating officer of iMoto Technologies, an Indo-Indonesian electric vehicle and battery technology company, to share his thoughts on our shared goals of climate championship. Selamat malam, Namaskar. Your Excellency, President of Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Your Excellency, Prime Minister of India, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज इंडोनेशिया की धरती पे हमारे बीच हमारे चहेते माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें मिलने का सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय जो भारत की संस्कृति में पले बड़े हैं, जिनको भारत के संस्कार मिले हैं, उस कारण से वो इंडोनेशिया के विभिन्न क्षेत्रों में
योगदान दे पा रहे हैं और भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मधुर बनाए हुए हैं। Your Excellencies, I am very honored to be present here today in the presence of Bapa Prabowo and Prime Minister Modi ji. We, the people of India, are very blessed to be based in Indonesia, and we have found success here because of the leadership in Indonesia under Excellencies Bapa Prabowo. We have found the Indonesian community to be very thankful and welcoming to us. I am very proud and honored today to present about iMoto. The journey of iMoto started in the year 2021 with the aspiration of building a world-class electric mobility company which contributes to the industrial transformation of Indonesia. Currently, iMoto operates a state-of-the-art Industry 4.0 battery and electric vehicle manufacturing facility in Cikarang, about 1 hour's drive from Jakarta. Bapa President, we are very proud to announce that iMoto is amongst the only 2 electric vehicle companies in Indonesia which fully design, develop, and manufactures batteries and electric vehicles in-house. Bapa President, we'll also like to inform you that our factory is entirely operated by women, reflecting our belief that energy transition should also create opportunities for inclusive growth, empowerment, and skill development. Mananiya Pradhan Mantri ji, we would like to thank you for creating a congenial startup ecosystem in India. The lessons learned in India of innovation and entrepreneurship, we have tried to apply them in Indonesia as well. The aspirations of iMoto are looking beyond Indonesia. Pradhan Mantri ji, with your blessings, we would like to start manufacturing in India as early as in the year to bring the legacy of our manufacturing capabilities we have developed in Indonesia and combine them with the innovation and speed in India. Both Bapa Prabowo and Prime Minister Modi are champions for climate. We at iMoto, with every vehicle we produce, contributes to lower emissions. We cut the pollution in the environment and contribute to our sustainable goals. We thank you for listening to our story, and we seek your guidance and blessings in our journey ahead. Tarime Kasi, Dhanyavad. Thank you, Mr. Yadav. I now request Ms. Nona Efita, an expert staff at the General Elections Commission of Indonesia, assistant professor at Universitas Multimedia Nusantara, and a youth icon, to share her thoughts on the India-Indonesia Connects. Your Excellency, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, selamat malam Bapak. Your Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi ji, namaskar. Distinguished ministers, honorable ambassadors, ladies and gentlemen. It is a profound honor and privilege to stand before such a distinguished gathering. My name is Nona Evita, and actually I'm Indonesian national, but my forefathers came from Sindh in India. I serve as an expert staff at the General Election Commission of Indonesia, where I contribute to strengthening democracies through election administration, voter education, public communication, and international cooperation. Besides my role in public service, I'm also an academic, a former journalist, a former Putri Indonesia favorite, and actively involved in Indonesia's creative economy movement. Although these journeys may seem different, they all have been driven by the same purpose: building public trust and creating meaningful connections between institution and society. Through my work, I have come to realize that Indonesia and India are connected not only by history, but by shared values. Both of our nations are home to extraordinary diversity, yet we continue to believe that unity is built not by making everyone the same, but by giving every voice the opportunity to be heard. So these are the essence of democracy, and I'm really sure it has inspired me and all of us in here. And also, besides India's democratic journey, I also have come to admire India's remarkable achievements
in creative economy and digital innovation. So these areas where India and Indonesia can learn from one another and for sure grow stronger and together. At last, may our friendship can continue to be stronger than a distance, deeper than history, and also brighter with every generation. Thank you, terima kasih, dhanyawad. Thank you very much, Ms. Evita. I now request Mr. Arijit Sen Majumdar, co-founder of the Caring Nature Wellness Yoga and Ayurveda Center, to elaborate on the grandeur of yoga in Indonesia and around the world. Selamat malam, His Excellency Bapak Presiden Prabowo Subianto, and Namaste, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. My name is Arijit Sen Majumdar, and I am the co-founder of the Caring Nature Wellness, which is a yoga school and an Ayurveda and Wellness Institute as well. First of all, I'd like to thank our Honorable Prime Minister for starting the commemoration of International Day of Yoga and bringing yoga into the global limelight in such a manner, which we can see in all over Indonesia. Yoga has become so popular that yoga has become an integral part of the daily life of all Indonesians. You will get amazed to know, sir, that Pa Didit, the son of Honorable President, is also a dedicated yoga practitioner, and he has his own yoga studio, everyone. Honorable Prime Minister Modi ji, I have been living in this country for many years, and I also have lived abroad as well. I find Indonesia and Indonesians are such a welcoming country and people, and they have huge appreciation for India, Indian culture, and Indian achievements. I truly believe that India and Indonesia, they are twin nations. From the bottom of my heart, I like to thank all Indonesian. Terima kasih banyak semuanya. And especially, I would like to thank His Excellency Bapak President Prabowo Subianto for being so generous and supportive to us. Thank you very much, sir. Honorable Prime Minister Mananiya Shri Modi ji, I would like to congratulate to have the historical victory in the West Bengal Assembly elections. We do believe that we will see a very much developed West Bengal under your leadership. Being a proud Indian and being a Bengali, sir, I would like to ask you, what is your vision for West Bengal? Thank you very much, sir. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Thank you. Namaste. Thank you, Mr. Sen Majumdar, and all the speakers for their gracious remarks. It is now my privilege to invite His Excellency Bapak Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, to address the gathering. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Honorable President onto the stage. Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and distinguished members of the
Prime Minister's delegation, members of the Indonesian government attending, and national leaders who are here, members of the Indian community in Indonesia, ladies and gentlemen, namaskar. It is a great pleasure to be with all of you this evening. Once again, let me extend a very warm welcome to Prime Minister Narendra Modi on his visit to Indonesia. I had the honor of being the chief guest of honor on the Republic Day celebration, January 26, 2025. I was just inaugurated as President of Indonesia only 3 months before, October 20th, and I was greatly honored to be the chief guest because India's first Republic Day celebration was in 1950, and the chief guest at that time was the first president of Indonesia, President Sukarno. So, destiny maybe made me the 8th president of the Republic of Indonesia. As you know, 8 is my lucky number. And actually, I keep finding the number 8 all through my career. I had wanted to be the 7th president, but destiny made me the 8th, so it's okay. Thank you for inviting me here. Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA, and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. No, it's true. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. I see there's a band tonight. So we had a very good meeting today, and it is true.
we are two of the largest democracies in the world. No, I think, yeah, 2 out of the 3 largest democracies in the world. And democracies is not an easy path, not an easy system. It's not easy. Sometimes it's very messy, but I think we are agreed that it's the best system for justice, for hope, for inclusiveness. And there are dangers in democracy. There are pitfalls. There are obstacles. There are people who want to hijack democracy. But we cannot surrender. We must believe in democracy, and we must strive to maintain democracy. It's the best way of all the systems that we have tried, that human civilization have tried. So I'm very happy today to see a young Indonesian member of our election commission, yes, and we are very closely learning from the Indian Election Commission, and very frankly, we see India, a country of 1.4 billion people, many ethnic groups like us, many different regional languages, but managing so many years of peaceful transition of government in many states and in the Union of India itself. This is a remarkable achievement, and Indonesia, I myself also study this and follow the remarkable achievements of India. In fact, I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. This is not nice words, you know, because I'm not a professional politician. The proof that I'm not a professional politician is I took part in 5 general elections. I lost 4 times. But I'm an admirer, and when even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, you know, I copied many of his policies. But Prime Minister Modi graciously
allowed me to copy his policies. So I cannot be sued in any court. Ladies and gentlemen, it's a very good speech already made here. But I don't think you want me to read this all. It's very good. The important thing is Indonesians must learn from the experience of India. We actually, our civilization, our culture, many hundreds of years strongly influenced by Indian civilization. Our language, I would say, Pa Falizon, Minister of Culture, our language, what, 50% from Sanskrit? Yeah. Many of our names are Sanskrit names. And therefore, there is this closeness, and we welcome more close cooperation. And once again, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to join you tonight. I think I will conclude my short speech. The danger of any political leader is if he's given a podium and a microphone, he doesn't want to step down. So once again, I'm not interfering in Indian domestic politics, but I'm personal admirer of Shri Narendra Modi ji. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for those heartwarming words. It is now my distinct honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address the gathering. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our Honorable Prime Minister onto the stage. His Excellency President Prabowo, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Malam. Namaskar, Vanakkam, Sat Sri Akal, Jai Jhulelal. केम छो? आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था,
फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है। आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, you are a true friend of India. Thank you for being here. साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं
तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने, आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों,
भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदादिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है। और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कोलैब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कोलैब ही रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहां के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कोलैब ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महानदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो,
वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कोलैब साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के कोलैब का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जाम्बी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है, नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैं भी आपके लिए भारत की प्रगति की अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना? जरा आवाज जोर से आए तो पता चले। साथियों, आजकल आप जब भी भारत के बारे में सुनते हैं तो एक चर्चा सबसे पहले आती है, हेडलाइन बनती है, भारत की इकोनॉमी।
कोई कहेगा इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, कोई जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, कोई बताएगा कि पिछले 10-12 वर्षों में इकोनॉमी में इतना उछाल आ गया। आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी, मिलती है ना? बताइए तो। हाँ। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए, भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का
दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया सुनाई देता है ना? एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। यानी एक महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है। और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर्ड है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब एक दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीस। लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50 लाख करोड़ रुपए। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब
25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का आरंभ करते हैं। साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है, उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक, यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज भारत में आप जाएंगे तो चारों तरफ हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई देंगे। 12 वर्ष में हाईवे निर्माण की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है। ये भी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट है। इस दौरान भारत में एक्सप्रेसवे की लंबाई 100 किलोमीटर से बढ़कर 3000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और भारत के जो ये बड़े सपने हैं, इसको भारत का युवा ड्राइव कर रहा है। 12 साल में ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी की संख्या 11 से बढ़कर 50 से अधिक हो चुकी है। आज भारत के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में पेटेंट फाइल कर रहे हैं, इनोवेशन को गति दे रहे हैं। इसलिए तो आज भारत 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वाला देश है। 2 लाख से अधिक, करीब 125 यूनिकॉर्न्स वाला देश है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। साथियों, हम भारतीयों को ताजा खाना जरा ज्यादा पसंद होता है। गर्मा गर्म हो तो बात ही कुछ और होती है। इसलिए मैं भारत के सामर्थ्य का एक सबसे ताजा उदाहरण देता हूं, गर्मा गर्म। इंडोनेशिया आने से 2 दिन पहले, यानी 4 जुलाई को, मुझे एक ही दिन में देश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई की। 1 ट्रिलियन रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही दिन में भारत इस स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 4 जुलाई को एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शुरू की है। और इस रिफाइनरी में जो मटेरियल लगा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। इसमें जितना स्टील लगा है उससे 40 नए एफिल टावर बन जाते हैं।
इतना स्टील लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाते। इस रिफाइनरी के निर्माण में इतनी लंबी केबल यूज हुई है जिससे पूरी धरती के 2 चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे ही अभियानों के कारण आज भारत रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में दुनिया में टॉप 4 देशों में पहुंच चुका है। साथियों, 4 जुलाई को ही इस रिफाइनरी के अलावा जोधपुर में एक शानदार भव्य एयरपोर्ट शुरू हुआ। छोटे छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की उड़ान योजना लॉन्च की गई। जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को इसी दिन विस्तार मिला और इसी दिन भारत के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने भी काम शुरू कर दिया। यानी एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर 5 में से एक जेनेरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जाकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th एडिशन में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं, उतना ही हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है।
हमारे अवसर साझा है, हमारी चुनौतियां साझी है। जब योग दिवस आता है तो हम साथ योग करते हैं, और जब सुनामी जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है, और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है। इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रबोवो, आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyavad Modi ji. Terima kasih. Thank you very much, Honorable Prime Minister, for your heartfelt and moving message for all of us. I now request His Excellency Bapa Prabowo to kindly join Honorable Prime Minister Modi ji on the stage.